दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ एक कोर मॉडल पेपर। बहुत ही वायरल, बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th में आने की। ये अगर पढ़ लिया ना तुमने तो तुम्हारी मौज आ जाएगी। 3.25 घंटे का भैया पेपर आता है, तुम्हें पता ही है। पेपर को 2 पार्टों में इन्होंने डिवाइड कर चुके हैं। ये OMR में कर चुके हैं और दूसरा और भंडी सिखा दूंगा मैं। बोर्ड कॉपी जो आपकी आती है 36 38 जो भी पेपर की आती है वो बननी है। OMR बननी अगर किसी बच्चे को नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं। हम OMR की अलग से एक वीडियो लेके आएंगे कि किस प्रकार से OMR शीट भरी जाती है। तो बच्चों, ये जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ वीडियो के थ्रू, आपको मैं समझाने जा रहा हूँ मॉडल पेपर, वायरल मॉडल पेपर है ये 2025 का। और वायरल मॉडल पेपर है और काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है 30-40 मिनट की, पर होप करता हूँ आप बीच में कहीं ना छोड़ें, इस वीडियो को पूरा वीडियो देखें। आप देखेंगे तो ये मान लो कि अगर आप अपने मॉक टेस्ट में, अपने टेस्ट में 70 में से 50 नंबर या कितने भी ला रहे हैं, अगर आप ये देखेंगे तो आपके 10-15 नंबर एकदम बढ़ा दूंगा मैं इस मॉडल पेपर के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले हम OMR वाले क्वेश्चंस को देखते हैं और उन्हें आंसर देखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, उपन्यास विधा की रचना है शेखर एक जीवनी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, त्यागपत्र के लेखक का नाम है, क्या नाम है? जैनेन्द्र कुमार। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, कहावत किस पाठ से प्रयुक्त हुई है? भारतीय संस्कृति में। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, राजेंद्र यादव। इनमें से महाकाव्य है, ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से महाकाव्य है, तीनों महाकाव्य हैं ये, पद्मावत, साकेत, श्री रामचरितमानस। ठीक है। 7th क्वेश्चन, वीर गति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है? आल्हा खंड। 8th क्वेश्चन, तारसपतक प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ बता सकते हैं आप लोग? सन 1943 ईस्वी में। कनुप्रिया के रचयिता हैं, कौन है रचयिता? धर्मवीर भारती। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है, बताइए। इसका आंसर है डी, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। 11th क्वेश्चन है आपका, नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु बाहु। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें आपको रस पहचानना है, बता सकते हैं? इसमें है हास्य रस, इसका डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, वह दीपशिखा सी शांत भाव में लीन, इसमें आपको अलंकार बताना है, बता सकते हैं? इसका अलंकार है उपमा अलंकार। 13, नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहत, बीच बिच छहरत बूंद, मीन मुक्तमान मोहत मोहन। उपयुक्त पंक्तियों किस छंद का उदाहरण है? किस छंद का उदाहरण है बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। रोला छंद की। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए। इसमें उपसर्ग प्रत्यय आप सभी जानते होंगे, क्या उपसर्ग है अनुचर का? अनु। ठीक है दोस्तों। तत् किस लिंग विभक्ति और वचन का रूप है? नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग और द्वितीय विभक्ति एक वचन, इसका आंसर है 16। चंद्रमुख का समास विग्रह होगा, क्या समास विग्रह होगा चंद्रमुख का? चंद्र के समान मुख। क्वेश्चन 17, नौका का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है नौका का पर्यायवाची? निम्न गा, ये आपका नौका का पर्यायवाची नहीं है। 17 का आपका सही आंसर है। 18 क्वेश्चन, विशेषणवाचक वाक्य है,
इसमें देखना प्रश्नवाचक वाक्य में आपका क्वेश्चन मार्क तो हो गई, साथ में क्या, कौन, इस तरीके के शब्दों से शुरू होता है, तो आपका सी आंसर है। वाच्य का संबंध है 19 क्वेश्चन, किस क्या वाच्य का संबंध है किसके रूप से, क्रिया के रूप से, ठीक है, क्रिया के रूप से। वह भारत मैच जीत गया, रेखांकित पद का परिचय है। वह भारत मैच जीत गया। विस्मय सूचक अव्यय, प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति, इसका आंसर डी। अब आ चुका है आपका खंड ब। इसमें आपको गद्यांश दिया हुआ है, मेन गद्यांश है ये। आप इन गद्यांश को पढ़ लीजिए, आपके किसी ना किसी बच्चे के सेट में 6 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड में, आप फंस ही जाएगा। तो इनमें अथवा का ऑप्शन होता है, दोनों में से आप कोई भी एक गद्यांश आप इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहला गद्यांश आपका कह के, इस गद्यांश से हम शुरू करते हैं। मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलना और जानते समझने का उत्सुक रहा है। या आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पढ़िए पूरा, पोज करके समझिए गद्यांश क्या कह रहा है। 6 नंबर का गद्यांश होता है, समझो बात को। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना जरूरी होता है। संदर्भ अगर आपका अच्छा है तो आपको पॉसिबिलिटी होती है कि 6 नंबर पूरे मिल जाए। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, इससे ही रिलेटेड पैसेज, जो एक तरीका ये पैसेज होता है, इसके बीच में से ये क्वेश्चन पुट अप कर लेता है। ये तब पता होगा जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम इसका संदर्भ देखते हैं बच्चों, इसका संदर्भ है ये। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित है। जयप्रकाश भारती द्वारा लिखित पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक निबंध से अवतरित है। इसका संदर्भ है ये, ठीक है। हाँ, ये आपका इसका संदर्भ है। आपको संदर्भ लिखना है, फिर आपको व्याख्या लिखनी है। व्याख्या किस प्रकार लिखी जाएगी कि लेखक का कथन है या लेखक का कहना है, देन आप उसको इस तरीके से पूरा लिख सकते हैं। 2 नंबर की होती है। फिर आप पूरा ये अपने भाषा में, अपने शब्दों में इस रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका अथवा वाला। हे भगवान, तप के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिता क्या भीख न मिलेगी। इसको आप पूरा पढ़िए पोज करके। अब हम इसका संदर्भ देखते हैं। इसका संदर्भ, इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं 2-2 नंबर के। ये संदर्भ जो है, संदर्भ आपका मेन पॉइंट होता है। संदर्भ को आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ देख लेते हैं। इसका संदर्भ है ये। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये बिल्कुल सटीक तरीका है संदर्भ लिखने का, ठीक है। ये आपका संदर्भ हो गया। दोनों में से आपको एक ही करना है। ये दोनों अथवा हैं, आपको दोनों गद्यांशों में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक गद्यांश लिखना है। उसके बाद आपका पोर्शन आ जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसकी मैं व्याख्या आपको समझाता हूँ। व्याख्या है ये। निम्न रेखांकित अंशों के भावों के माध्यम से लेकर जयशंकर प्रसाद बताते हैं कि जब ममता ने अपने पिता को इतना धन इकट्ठा करते हुए देखा तो ममता अपने पिता से कहती है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह साहस कैसे किया। हम ब्राह्मण हैं, क्या हमें भीख दान नहीं मिलेगा। क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई हिंदू व्यक्ति नहीं बचेगा जो किसी ब्राह्मण को भीख दान दे सके। ये जो है आपका व्याख्या कंप्लीट हो चुकी है। फिर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, विपद के लिए इतना आयोजन, यहाँ इतना आयोजन के द्वारा किस आयोजन की बात की गई है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर आप तब लिख पाएंगे जब आपको इसका पूरा मीनिंग पता होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं काव्य खंड पे। काव्य खंड में आपके पद्यांश आ जाते हैं।
जैसे कि पद्यांश आपका ये वाला 22 का कै, इनमें भी आपको अथवा का ऑप्शन होता है, दो में से एक पद्यांश करने होते हैं। सो ये भी 6 नंबर का होता है, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होता है और व्याख्या करनी होती है। इसमें आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है, व्याख्या को अच्छी तरीके से दर्शाना होता है। जैसा कि नर की अरु नल नीर की गति एक एक करी जोई, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होई। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। अब इसका हम देखते हैं। दोहे में किस किस की गति एक समान बताई गई है? व्यक्ति के नीचे होकर चलने का क्या तात्पर्य है? नीचा होकर चलने का क्या परिणाम होता है? अब हम इसका संदर्भ पढ़ेंगे और हम जो है इसकी व्याख्या करेंगे। आइए हम इसकी व्याख्या समझते हैं। इसकी व्याख्या है इस प्रकार, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं। ये आपका प्रसंग हो गया। जितने भी पद्यांश काव्य खंड के वो होते हैं, उसमें हमें सबसे जो जरूरी चीज़ है वो प्रसंग लिखना सबसे जरूरी है, क्योंकि बिना प्रसंग के प्रसंग जो होता है बेस पॉइंट होता है पद्यांश के अनुवाद का, जिससे जो ये दर्शाता है कि पद्यांश में अब हमें क्या पढ़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे प्रसंग बताता है, प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि मनुष्य जितना नर्म होता है उतना ही ऊपर उठता है। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। कविवर बिहारी का कथन है कि मनुष्य की ओर नल के जल की समान स्थिति होती है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर बहता है उतना ही ऊंचा उठता है, उसी प्रकार मनुष्य जितना नम्रता का व्यवहार करता है उतनी ही अधिक उन्नति करता है। इस प्रकार मनुष्य और नल का पानी जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही ऊंचे उठते हैं। ये आपका फिनिश। उसके बाद आपका बारी आ जाती है काव्य सौंदर्य की, जिसमें कि आपको भाषा शैली, रस, छंद, अलंकार जैसी चीज़ों का आपको वो करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इस काव्य में किस छंद का प्रयोग हुआ है, किस रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया। 3 क्वेश्चन आपके इन्होंने इसमें पूछे हैं। आपको अगर व्याख्या पता होगी तो आप तीनों के आंसर आराम से देख सकते हैं। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं अथवा से अगला जो हमारा पद्यांश है। ख, अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व शक्ति है, भू राष्ट्र करे आत्मा प्रण, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता, स्वर्ग एक ज्वार देख चंद्रानन। ये आपका पूरा पद्यांश हो गया। इसमें आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है और हृदय सिंधु में कौन सा अलंकार है इसका उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम संदर्भ पे आ जाते हैं इसके। तो ये इसका संदर्भ जो है, ये इसका संदर्भ हम इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य के नामक पाठ से लिया गया है। नामक पाठ चंद्रलोक में प्रथम बार पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब इसके जो है हम व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या इस प्रकार है कि सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग जैसे कि मैंने आपको समझाया था प्रसंग क्या चीज़ होती है। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में यह कामना की गई है कि अणुशक्ति की परख और प्रयोग करने वाला यह वैज्ञानिक युग मानव जीवन के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं व्याख्या पे। व्याख्या हमारी इस प्रकार चालू होती है। कवि का कहना है कि विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव जीवन के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। परमाणु शक्ति मानव जीवन के विनाश का साधन न होकर पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण का साधन बननी चाहिए। विश्व का एकमात्र सत्य है मानवता की भावना, इसके समक्ष समग्र पृथ्वी के राष्ट्र को
आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, अर्थात संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र बने और संपूर्ण देश मानवता की ही बात सोचे। वे अणुशक्ति से एक दूसरे के विनाश की बात न सोचें, वरन उसे मानवता के हित में लगाएं। चंद्रमा और पृथ्वी का प्रेम जगत प्रसिद्ध है और बहुत पुराना है। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का ही एक अंग है, इसलिए पृथ्वी के सागर रूपी हृदय में चंद्रमा के मुख को देखकर ज्वार उठा करता है। तात्पर्य यह है कि चंद्र विजय की सार्थकता तभी है जब वैज्ञानिक उपलब्धियों को मानव हित में लगाए जाए। ठीक है, ये आपका फिनिश होता है व्याख्या। देन आपका उसका काव्य सौंदर्य हो जाता है, जिसमें आप बताते हैं कि किस भाषा का, किस शैली का प्रयोग हुआ है और किस रस का प्रयोग हुआ है, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। होप करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आ जाता है 23। अब आपका संस्कृत का पार्ट शुरू हो जाता है। इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, आप बीच में से वीडियो को ना छोड़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत अच्छा कंटेंट है, वायरल क्वेश्चन पेपर है 2025 का। इस जितने भी मैं लगभग मेन आपके 2-3 क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, आप उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। कोई अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको अच्छा और वो मिल जाएगा। होप करता हूँ अच्छा लग रहा होगा आपको। अब मैं संस्कृत गद्यांश के बारे में आपको बताता हूँ। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक से संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी संस्कृत के गद्यांश होते हैं, इसमें अथवा करके आपको दे दिए जाते हैं, 2 में से 1 करने होते हैं। जैसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इस प्रकार पढ़ेंगे। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम, विभिन्न मतावलंबम विविधे नाम भी एकम एवं ईश्वरम भजन्ते। इसे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ें, इसे पोज करके पढ़ें। इसमें आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ आप किस प्रकार लिखेंगे और उसके बाद आपको उसकी व्याख्या लिखनी है। संदर्भ यह है इसका। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। यह आपका दोस्तों संदर्भ हो चुका है। उसके बाद हमारी बारी है व्याख्या लिखने की, मतलब अनुवाद करने की। अनुवाद इस प्रकार है। ईश्वर ब्रह्मांड का निर्माता एक और एक इस प्रकार भारतीय संस्कृति की जड़ है। विभिन्न धर्मों के लोग एक ही ईश्वर को अलग अलग नामों से पूजा करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, क्राइस्ट, अल्लाह आदि एक ही परमात्मा के नाम हैं। इसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सभी मतों को समानता एवं सम्मान ही हमारी संस्कृति का संदेश है। ये इस संदर्भ का समापन है और इस गद्यांश के व्याख्या का समापन है। इसके बाद हम आते हैं ख प्रश्न पे। इसको आप यहाँ से लेकर अपना यहाँ तक पॉज कीजिए, पढ़िए। इसका भी संदर्भ है और हम इसकी भी व्याख्या आपको समझाएंगे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से संकलित देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हम जो है अनुवाद। स्थान वाराणसी न्यायालय। न्यायाधीश के आसन पर एक उच्छृंखले पारसी बैठा है। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। मुकदमा शुरू होता है। चंद्रशेखर पुष्ट आंगों वाला गोरे रंग का 16 वर्षीय किशोर है।
सिपाही बोलता है, श्रीमान यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है। पिछले दिनों इसने ही असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जन सिंह के माथे पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया, जिससे दुर्जन सिंह घायल हो गया। उसके बाद न्यायाधीश बोलते हैं, उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए, रे बालक तेरा क्या नाम है? चंद्रशेखर कहता है आजाद। दृढ़ होकर बोलता है चंद्रशेखर, पूरे क्रोध के साथ अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए बोलता है आजाद। न्यायाधीश, तेरे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर कहते हैं स्वतंत्र। स्वतंत्र है मेरे पिता का नाम। न्यायाधीश कहते हैं, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर बोलते हैं, जेल खाना, कारागार ही मेरा घर है। फिर न्यायाधीश कहते हैं, अपने आप से यह स्वतंत्रता के लिए कितना मतवाला है? प्रकट रूप से यह अत्यंत ढीठ और उद्धट नवयुवक है। मैं इसे 15 कोड़ों की सजा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपका इसका वो हो गया। चंद्रशेखर कहते हैं, मुझे चिंता नहीं है, आप मुझे दे दीजिए। वो दृढ़ता के साथ अपना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब आ चुका है आपका 24 प्रश्न। वीडियो थोड़ी लंबी है, होप करता हूँ आप थोड़ा बोर हो रहे होंगे। आप 2x पर वीडियो को देख सकते हैं, पर कृपया करके आपसे अनुरोध है, वीडियो को बीच में ना छोड़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, जो आपके बोर्ड्स में बहुत हेल्प करेगा। आप समझिए मेरी बात को। अब आते हैं 24 के क्या पे। ये संस्कृत पद्यांश है, इसमें भी संदर्भ और अनुवाद करना है। रात्रि ग्रमिष्यति भविष्यति सुप्रभात, भाष्वान्दिष्यति हस्यति प्रणकजाली, इत्थै विचिन्त्यति कुशगते द्विरफे, हा हंत हंत नलिनी गज उच्छार। इसे आप यहाँ से यहाँ तक पॉज करें और इसको पढ़ें, समझें। इसका हम इसके संदर्भ पे आते हैं, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलास नामक पाठ से उद्धृत है। किस पाठ से उद्धृत है भैया? बताएं बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिखें। अन्योक्ति विलास। समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? बोर मत हो यार दोस्तों। अब इसका अनुवाद करते हैं भैया। इसका अनुवाद इस प्रकार है, कोई भोरा कमल में बंद हो गया, वह रात भर यही विचारता रहा कि रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य उदित होगा, कमलों का समूह खिलेगा। दुख का विषय है कि कमल कोश में बंद भोरे के विचारमग्न होने पर किसी हाथी ने कमलिनी को उखाड़ लिया। अर्थात मनुष्य सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता है, परंतु उसका वह दुख समाप्त भी नहीं हो पाता कि उसे मृत्यु ग्रस लेती है। व्यक्ति सोचता कुछ है और होता कुछ और है। वस्तु उसके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं है, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। ये इसका अनुवाद है। होप करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। इसमें भी आपको अथवा में मिल जाते हैं, आपको दोनों में से एक करने होते हैं। 5 नंबर के ये होते हैं, 2 नंबर का आपका संदर्भ, 3 नंबर के आपका अनुवाद। संदर्भ अच्छे से लिखना है, फिर अनुवाद अच्छी तरीके से करना है। आपको 5 नंबर पक्का मिल जाएंगे। अब आता है आपका ख ऑप्शन। हतो प्राप्स्यसि स्वर्गः जित्वा वै भोक्ष्यसे महिम, निराशी निर्म्यो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। इसका हम संदर्भ लिखेंगे और अनुवाद समझेंगे। अच्छा, इसका अनुवाद आप मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में लिख के दें मुझे इसका अनुवाद, इसका संदर्भ। मैं भी तो देखूं आप लोग कितना पढ़ रहे हैं अपने बोर्ड्स के लिए। मुझे चाहिए इसका आंसर। जो वीडियो देख रहा है
जो मन से पढ़ रहा है हमारे चैनल से, आप मुझे इसका उत्तर लिख के दें। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप हमें बताएं कि सर हम नहीं ढूंढ पा रहे, आपको याद नहीं है, तो आप अपना जेन्युइन रिव्यू दीजिए हमें कि सर हमें नहीं पता। अगर पता है तो कृपया करके आप अपना उत्तर इसमें दीजिए। अब क्वेश्चन आ जाता है आपका 25। ये आपके चरित्र चित्रण के क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 नंबर का होता है ये। सबके जिलों के अलग अलग चरित्र चित्रण होते हैं, इसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे, किस जिले में किस प्रकार का चरित्र चित्रण आता है। तो होप करता हूँ ये आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो आप हमें बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख के दे दीजिए, हम आपको समझा देंगे। ठीक है। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आ जाता है आपका जीवन परिचय। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, बार बार बताता हूँ, 4 जीवन परिचय याद कर लो गद्यांश में, और 4 ही आपके काव्य में, 4 गद्य में 4 पद्य में, 4 कर लो, उससे भान नहीं जाएगा। कोई ना कोई सा, जैसे मानो इसमें सूरदास जी का हो गया, तुलसीदास जी का हो गया, सुमित्रानंदन पंत का हो गया, बिहारी लाल जी का हो गया, इस तरीके से आप 4 कर लो, आपका फंस ही जाएगा। इसमें भी जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर और एक आध आप कर लो, आपका उनमें से फंस जाएगा सेट में। अगला क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक कोई श्लोक, बिल्कुल एक पक्के तरीके से याद करा हुआ श्लोक अपने बुक का लिख सकते हैं। लिख सकते क्या, लिखना पड़ेगा यार, तो नंबर नहीं चाहिए क्या तुम्हें, मैं थोड़ी दूंगा तुम्हारे नंबर। तो आपको लिखना है जो आपका क्वेश्चन पेपर में न लिखा हुआ हो। आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आपको व्याख्या लिखने की आएगी एक श्लोक की, तो कृपया करके उस श्लोक को आप इस क्वेश्चन के आंसर में ना लिखें। जो इस क्वेश्चन पेपर में श्लोक ना हो, जो आपकी बुक ना हो, वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। उसके बाद आ जाता है आपका आवेदन पत्र। फीस माफी छात्रवृत्ति के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। इसमें से आपको कोई सा एक करना है, 4 नंबर का है। मैंने आपको वीडियो डली हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं पत्र लेखन की और निबंध लेखन की। मैंने उसमें बता रखा है किस प्रकार से पत्र को लिखा जाता है, आप जाके उसमें चेक कर लेना। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर एक वीडियो और अच्छे से बनाइए, तो हम उस पर और अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद आप क्या जाते हैं संस्कृत के क्वेश्चन आंसर। जैसे इसमें से भी आपको 4 में से 2 करने पड़ेंगे, इस तरीके से ही आएंगे। जैसे वीर केन पूज्यते, तो वीर वीरेण पूज्यते, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये वाला, सुवर्णस्य मुख्य दुख है किमस्ति, जन, इसका आंसर होगा जन सुवर्ण गुंज्य सह तोल्यन्ति इति सुवर्णस्य मुख्य खम अस्ति। जैसे कि आपके क्वेश्चन है, भूमि गुरुतर किमस्ति, भूमि गुरुतर माता अस्ति, विद्या केन वर्तते, विद्या अभ्यसेन वर्तते। चंद्रशेखर क्या आसीत, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। ये आपके संस्कृत के क्वेश्चन आंसर हो गए, जो आपके 4 में से 2 करने हैं। ये आपका संस्कृत का पोर्शन फिनिश हो गया। ये इन 2 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आपके इन 2 क्वेश्चनों के आंसर का इंतजार करूंगा, 3rd का और 4th का। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए, मैंने आपको इससे पिछले मॉडल में ही समझाया था कि पर्यावरण का तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, तो आपका इसमें भी आ गया पर्यावरण तो यार ऑप्शन में आ ही जाता है। एक एक लाइन आपको ऐसा कंठस्थ होनी चाहिए, बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से लिखी होनी चाहिए। अपनी भाषा में लिखें, किसी की भाषा में लिखें, पर अच्छे तरीके से लिख के आए निबंध को। अगर आपको नहीं पता निबंध किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो निबंध की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट इन यूट्यूब चैनल, हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है निबंध की, किस प्रकार से निबंध लिखना है। होप करता हूँ आपको पता चली गया किस प्रकार का आपका वायरल क्वेश्चन पेपर है। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, जो इसके सॉल्यूशंस हैं ये भी। और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल को लाइक करना ना भूलें, कमेंट शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सपोर्ट कीजिए।
प्लीज़ इस वीडियो से, ये जो आप वीडियो देख रहे होंगे, इस समय एम करता हूँ लगभग 100 सब्सक्राइबर हमारे करा दीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, लगभग 150 वीडियो के समथिंग चैनल पे आपके लिए उपलब्ध है क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो दोस्तों, आपसे हम बहुत सारी उम्मीदें हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए हुए टेलीग्राम चैनल पे, जो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे देंगे, आप कृपया करके उसमें हमसे जुड़िए। हम इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक उसमें जोड़ देंगे, आप उसका जुड़िए। मैं प्लेलिस्ट भी डलवा दूंगा हमारे चैनल की क्लास 10th के बच्चों के लिए, वरना आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, सब प्लेलिस्ट बनी हुई है। अच्छे से पढ़ें, माँ बाप का नाम रोशन करें। आप ये पढ़ लो, आप पूरे में से पूरे करोगे यार, जितना मैं करा रहा हूँ हिंदी में, पूरे में से पूरे 100 में से 100 का पैसे पेपर होता नहीं है इसका, थोड़े बहुत अब तो मतलब हाई स्कूल वालों को स्कूल से मिलते हैं ना नंबर, 70-80 जो का जितने का भी होता है, पूरे आएंगे। बहुत थक चुका हूँ आपके लिए। कंटेंट बहुत सारा इकट्ठा करा है, बहुत सारे मेन टॉपिक, मेन क्वेश्चन इकट्ठे करे हैं बोलते बोलते, और भी बहुत सारी क्लासेस रिकॉर्ड करी हैं। तो इसी स्ट्रगल को देखते हुए प्लीज़ आपसे एक लाइक मांगता हूँ, एक कमेंट मांगता हूँ, और एक आपका सब्सक्राइब मांगता हूँ। सो चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलता हूँ जल्दी से जल्दी एक और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही वायरल पेपर लेके, जिसकी संभावना 100% है, इसकी भी 100% है, और जो क्वेश्चन पेपर और लेके आऊँगा उसकी भी 100% होगी। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो में। बाय।